Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the next chapter, chapter number 7, alternating current, which is in short form called AC. आप सुने भी होंगे AC करंट, DC करंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, an alternating current is that current whose magnitude changes continuously। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे समय बदलेगा इसका मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसका जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो रिवर्स होता रहता है। अगर इसको हम एक फिगर से, ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, वाई एक्सिस पर अगर आपका करंट आई रिप्रेजेंट किया गया हो और एक्स एक्सिस पर है टाइम, तो इनिशियली मान लिया जाए करंट हो ज़ीरो। यहाँ पर करंट है, शुरुआत में ज़ीरो है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा और एक पीक वैल्यू पर पहुंचता है। ठीक है, इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, आई नॉट इज़ द मैक्सिमम। फिर ये टाइम बढ़ने के साथ साथ घटता रहता है, घटते घटते ज़ीरो हो गया। तो देखिए यहाँ टाइम ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो है। जैसे ही टाइम बढ़ना शुरू हुआ लगातार करंट बदल रहा है। देखिए कर्व मिल रहा है आपको, ग्राफ स्ट्रेट मिलता तो क्या होता, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता, लेकिन ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर पीक पे पहुँच रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच रहा है और फिर धीरे धीरे घटते घटते ज़ीरो हो गया। अब इस टाइम के बाद जो है करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, रिवर्स में भी पीक पर पहुँचता है। और ये आपका जो है टाइम के रिस्पेक्ट में एसी का ग्राफ है। दूसरी ओर डीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें, वैसे तो यहाँ डेफिनेशन जानना नहीं है, लेकिन डीसी करंट की डेफिनेशन देखें तो डायरेक्ट करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड it is unidirectional। यूनिडायरेक्शनल होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और यूनिडायरेक्शनल। अगर हम कंपैरेटिवली यहीं पर इसका भी ग्राफ प्लॉट करें डीसी का, ये है टाइम और इधर वाई एक्सिस पे आपने करंट आई को रिप्रेजेंट किया, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही हमारा टाइम ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो है तो उस समय करंट ज़ीरो है। टाइम जैसे ही अगला क्षण हुआ तो करंट एक मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर लेगा और यही मैक्सिमम करंट कंटिन्यूअस मेंटेन रहेगा। यानी कि एक बार करंट अगर मान लिया जाए 2 एम्पियर सेट हो गया तो 2 एम्पियर ही रहेगा और एक ही दिशा में रहेगा, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। तो एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, एसी का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है, हर पल बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 0 एम्पियर है, कुछ क्षण पे 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मान लिया जाए मैक्सिमम 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर पे पहुंच जाएगा। अगले ही क्षण घट जाएगा, घटना शुरू, घटते घटते 0 हो जाएगा। यानी हर एक क्षण बदलता रहता है। जबकि डीसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक, और डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका डायरेक्शन शून्य जैसे ही हुआ करंट, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर गया। यानी कि अगर हम सर्किट की बात करें, एसी सर्किट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, कोई ये सर्किट है, इसमें एक मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से। ये एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बल्ब है।
एसी सोर्स में क्या होता है, मान लिया जाए अभी करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक, तो एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद, यानी यहाँ के बाद करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद जो है करंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। यानी कि एक बार फॉरवर्ड करंट इधर से उधर फ्लो होता है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्शन चेंज होने की बात पीरियोडिकली, ठीक है। दूसरी बात, अगर डीसी रहेगा, हाँ एसी में ये बल्ब जो है कभी स्लो जलेगा, कभी तेज़ जलेगा, कभी स्लो तेज़, लेकिन ये चेंज इतना फास्ट होता है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं। फैन चलता है तो इसमें करंट जीरो होता है, अधिकतम होता है जीरो, अधिकतम होता रहता है, लेकिन ये हम जान नहीं पाते हैं, बहुत फास्ट ये चेंज होता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर इसी में हम डीसी सोर्स लगा दें तो इसमें अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो 2 एम्पियर ही रहेगा, फिक्स करंट फ्लो होगा और उसकी दिशा जो है यूनी डायरेक्शनल होगी। अगर इस दिशा में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही रहेगा। इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो इधर से ही हमेशा फ्लो होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली एसी और डीसी में ये फ़र्क है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एसी का मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलता रहता है और उसका डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते हैं, इसीलिए अल्टरनेटिंग कहते हैं, अल्टरनेट होता रहता है, ठीक। अब बात आती है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करें तो क्या अल्टरनेटिंग करंट का कोई फिक्स वैल्यू है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, ये तो हर क्षण बदल रहा है, हर एक मोमेंट पे चेंज होता जा रहा है। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इसको हम एक ऐसे फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे जो पीरियोडिक फंक्शन हो, यानी कि जो लगातार चेंज हो रहा हो, लगातार वेरी कर रहा हो। तो हमारे पास जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यूँ कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं वो साइनोसोडल फंक्शन होते हैं, वेरिंग फंक्शन होते हैं, साइनोसोडली वेरी करते रहते हैं। और इसको देखें तो ये हमारे साइन फंक्शन की तरह है। देखिए अगर हम इसको साइन से रिप्रेजेंट करें, शुरुआत में साइन जीरो हो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। साइन 60 का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। इसका वैल्यू 0.6 के करीब होता है। फिर साइन 90 आता है, साइन 90 पे ये वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइन 0 साइन 30 डिग्री, यानी कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है और 1 पे पहुंच रहा है, 1 मैक्सिमम वैल्यू है। फिर साइन 90 प्लस में जाएंगे तो घटने लगता है, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा 0 से बढ़ते हुए यहाँ तक 90 गया, इसको हम पाई लिख सकते हैं, सॉरी π/2, ठीक है। 90 पर मैक्सिमम हो गया और यहाँ पर जा कर के ये 0 हो गया, फिर तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता भी है। तो देखा जाए तो इस वेरिंग फंक्शन को हम साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक function that is E is equals to E naught sin ओमेगा टी हम लिख लेते हैं। अब ओमेगा टी क्या होता है देख लिया जाए। आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू होता है या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपान टी।
ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ से अगर थीटा को हटाया जाए तो आ जाएगा ओमेगा टी, यानी कि हम थीटा के प्लेस पर यहाँ ओमेगा टी प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ये, और ये टाइम है। अब बात आती है ई नॉट। अगर साइन की वैल्यू ज़ीरो हो, पूरे इस साइन की वैल्यू ज़ीरो हो तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं, या साइन 90, अगर ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। उस समय हमारा क्या होगा? आपको याद होगा साइन 90 का वैल्यू 1 जो होता है वो अधिकतम वैल्यू होता है साइन का। तो साइन का ये अगर अधिकतम वैल्यू है तो इस पर जो वैल्यू मिलेगा वो भी हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, या इसको हम पीक ईएमएफ कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए अभी यहाँ पर आपका ईएमएफ 0 है, 0 से ईएमएफ बढ़ते 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 यहाँ पे गया, ये वैल्यू मैक्सिमम है, इससे अधिक एसी नहीं जाएगा, एसी का ईएमएफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा ईएमएफ का उसी को हम पीक ईएमएफ कहते हैं। पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट से, और पीक करंट को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ। अब जैसे जैसे ये फंक्शन बदलेगा, ये है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपको पता है पीक ईएमएफ फिक्स रहेगा, अगर 5 एम्पियर है तो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट में फिक्स रहेगा। लेकिन इंस्टेंट ईएमएफ क्या है? इंस्टेंटेनियस क्यों कहते हैं हम इसको? इंस्टेंटेनियस इसलिए कहते हैं कि ये हर क्षण बदलता रहता है। जैसे जैसे ओमेगा टी में बदलाव आएगा, ई का वैल्यू लगातार बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा जो है ये थीटा का वैल्यू, ओमेगा टी का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, ठीक? तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट। ई नॉट मान लिया आपने 5 वोल्ट है, पीक वैल्यू 5 वोल्ट है, तो ई नॉट की जगह हम क्या रख देंगे? 5 वोल्ट, ठीक? वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन 30 लिखेंगे। 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट, यानी कि साइन 30 डिग्री पर ई का वैल्यू 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है? अभी आप साइन 60 ले लेंगे तो ई का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है जो लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि ई नॉट चेंज नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ है, ठीक? तो इस तरह से हम एक एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन भी डिराइव कर लिए, जिस फंक्शन को हम कहेंगे ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और ई नॉट को कहेंगे मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ। ओके, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है एसी का, और टी जो है टाइम है। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की। ये तो हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ को लिखा, ये जो एक्सप्रेशन है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है। अब अल्टरनेटिंग करंट का अगर लिखें तो आपको पता है ईएमएफ अगर पता हो और रेजिस्टेंस से उसमें डिवाइड कर दिया जाए, आई इज इक्वल्स टू होता है V/R कहें या E/R कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो इधर E आपको पता है, अगर जिस वायर के थ्रू ईएमएफ लगाया गया है उसका रेजिस्टेंस पता हो तो उन दोनों साइड में डिवाइड कर दें। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/R, R से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा E/R इज इक्वल्स टू E0/R साइन ओमेगा टी। E/R क्या होता है? करंट होगा,
आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ई नॉट बाई आर क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एसी का एक्सप्रेशन रहा, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन। आप आई को क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। आई नॉट क्या है, पीक करंट है। ठीक, और साइन आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और टी जो है वो क्षण है, वो टाइम है जिस पर आप इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन मिले जिन्हें आपको याद रखना है। एक इक्वेशन 1 जिसमें E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और दूसरा हमको मिल गया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट इज इक्वल्स टू है ई नॉट अपान आर। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है जो मैक्सिमम वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक, तो हम अभी तक क्या जाने कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता रहता है, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली, जिसका डायरेक्शन जो है समय के साथ बदलता रहता है। तो हमने देखा कि साइन फंक्शन ऐसा नेचर शो करता है, इसलिए हमने उसको साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है एसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की। तो एसी वोल्टेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यूज़ करते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हमने खास करके जाना, अल्टरनेटिंग करंट और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका है पहला है टर्म्स जो इसमें हमें पढ़ने हैं, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए, चूंकि एसी जो है लगातार वेरी करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता रहता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड किसे हम कहेंगे, ये आपने जो है फर्स्ट ईयर में वेव में पढ़ा भी होगा, वेव चैप्टर में, साउंड में। एम्पलीट्यूड का जो डेफिनेशन होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF और अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम AC से लिखेंगे, AC इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे हम, ये आपका मेन पोजीशन है, यही मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे वो हम E नॉट से रिप्रेजेंट करें या I नॉट से। यदि EMF है तो E नॉट से, और करंट है तो I नॉट से, यही इसका जो है एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड मैक्स वैल्यू ऑफ AC और पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर EMF रहेगा तो E नॉट से और करंट रहेगा तो I नॉट से। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अल्टरनेटिंग करंट का, अधिकतम वैल्यू जो होगा, यही अधिकतम है, इससे अधिक कभी नहीं होगा, ना नीचे ना ऊपर, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड
चूँकि वेव की तरह इसका नेचर है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें जानना है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता ही होगा टाइम पीरियड का डेफिनेशन। इट इज़ द टाइम टेकन बाई NAC टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ द टाइम टेकन बाई एन AC टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से मान लिया टाइम शुरू किया हमने, टाइम 0 है, तो यहाँ से लेकर के कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करना यहाँ तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़रा देखा जाए। मान लिया जाए कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इस वेव का वो ओमेगा है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी है जो इस वेव का वो ओमेगा है। आपको पता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये है आपका π/2, ये है पाई, इधर हो जाएगा आपका 3π/4, सॉरी पाई हो गया 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 270 को हम π/180 से सॉल्व करें 3π/2 होगा, ये 3π/2 और ये होगा आपका 2π। ठीक है, तो देखा जाए तो 0 से लेकर पूरा कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है 2π है। ठीक, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है θ/t। ठीक है, अगर यहाँ से हम t को सब्जेक्ट करें तो हो जाएगा θ/ω। थीटा का वैल्यू कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में, तो 2π। t इक्वल्स टू हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2π, इसको थीटा हम कह रहे हैं, अपान एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो t इज इक्वल्स टू फार्मूला बन जाएगा 2π/ω। ठीक है, t 2π/ω, इसका जो यूनिट होगा SI यूनिट सेकेंड होगा। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI यूनिट सेकेंड होगा, क्योंकि टाइम ही है ये, इसलिए इसका SI यूनिट सेकेंड होगा। अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू। ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है न्यू। अब देखा जाए फ्रीक्वेंसी का, तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल्स टू होता है 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था 2π/ω, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ω/2π। तो न्यू की जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू ω/2π। तो ये ध्यान रखेंगे, ω/2π ये जो है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज होता है।
ठीक है। हर्ट्ज इसको हम पढ़ते हैं, हर्ट्ज होता है, या इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स होता है। चूँकि टाइम का सेकेंड होता है और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक। ओके, अब इस बिहाफ पर हम चाहें तो एसी के इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अभी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो फार्मूला मिला हुआ था, या अल्टरनेटिंग करंट का आई का, I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। एन फार्मूला मिला हुआ था, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया जाए। ओमेगा को अगर हम रिप्लेस कर दें I0 साइन ओमेगा, देखिए सबसे पहले अगर हम t = देखें तो 2π/ओमेगा था, ठीक है। यहाँ से अगर ओमेगा को रिप्लेस करें तो आ जाएगा 2π/t। हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2π/t × स्मॉल t, I = इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं। ये है टाइम पीरियड के टर्म में, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो I0 फ्रीक्वेंसी न्यू = होता है आपका ω/2π, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा = हो जाएगा 2π/न्यू। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ओमेगा के प्लेस पे 2π/न्यू हो जाएगा I0 साइन 2π/न्यू × t। t वो टाइम है जिस क्षण आप I की वैल्यू पता करना चाहें। तो ये दो इक्वेशन और मिल जाएगा, ये टाइम पीरियड के टर्म में और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। AC का इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। अब हम इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया में जो AC यूज़ किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 50 वाइब्रेशंस शो करता है। यहाँ जो आपको फिगर में दिख रहा है ये वो 1 वाइब्रेशन के इक्वल है। इसका मतलब ऐसा जो वाइब्रेशन है वो एक सेकेंड में इस तरह के 50 वाइब्रेशंस होंगे। 50 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। देखिए अल्टरनेटिंग करंट इतना फास्ट होता है, एक सेकेंड में इस तरह के 50 बार ऑसिलेशन होंगे, यानी कि बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, जीरो होगा, फिर रिवर्स में मैक्सिमम पे जाएगा, फिर जीरो होगा। ये प्रोसेस एक सेकेंड में 50 बार होता है। जबकि हमारी आँख जो है एक सेकेंड में 20 से ले करके 22 बार कोई चेंजेस हो तो उसको ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक बल्ब जला रहे हैं जो AC करंट से, तो एक सेकेंड में वो 20 से 22 बार अगर जले बुझे, क्योंकि यहाँ पर बुझेगा, फिर यहाँ बुझेगा, फिर यहाँ बुझेगा, यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए इनिशियल को तो स्टार्टिंग से ले करके फाइनल तक पहुँचने में 2 बार, यानी एक वाइब्रेशन में 2 बार ये बुझेगा, इस पर करंट जीरो होगा 2 बार, यानी एक सेकेंड में 2 बार इसमें करंट जीरो होगा, 2 टाइम्स, तो 2 बार ये बुझेगा। लेकिन ये एक सेकेंड में इस तरह के 100, क्योंकि एक वाइब्रेशन में 2 बार बंद हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ हो रहा है, ये 2 बार ऑफ हो रहा है एक सेकेंड में, एक वाइब्रेशन में 2 बार ऑफ हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब कि 50 वाइब्रेशन, और 50 वाइब्रेशन का मतलब 2 बार के हिसाब से देखा जाए तो 100 टाइम्स ये ऑफ होगा। एक बल्ब जो है 100 टाइम्स ऑफ होगा। अगर 100 टाइम्स ऑफ होता है और आपकी आंख जो है किसी चीज़ को 20 से 22 बार अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसी को ऑब्जर्व कर पाएगा। इसलिए 100 बार हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम फील नहीं कर पाते हैं, हमें बल्ब जो है कंटिन्यूअस ग्लो करता हुआ ही दिखाई देता है, ठीक। जबकि हमारे यहाँ जो AC होता है वो 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट की AC सप्लाई दी जाती है हमारे घरों में, जबकि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज AC
और 120 वोल्ट के करीब का रेंज यूज़ किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उस पर हमेशा करंट की जो रेटिंग होती है या वोल्टेज रेटिंग होती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा होता है, जबकि अमेरिका में जो अप्लायंसेस यूज़ किए जाते होंगे वो 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। इसीलिए जब हम अल्टरनेटिंग करंट के टच में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि ये लगातार क्या होता रहता है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, इसीलिए हमें वाइब्रेशन महसूस होता है। ठीक है, अब एक और अच्छी बात यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको हम कहते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, यानी कि एक हाफ साइकिल में एसी जो है आधी पॉजिटिव, सॉरी एक कंप्लीट साइकिल कहें या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में आधा जो चक्कर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि कहें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, और आधा जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन। निगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ये हम बेसिक अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जान गए। अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसके टर्म्स क्या क्या हैं, जिनमें एम्पलीट्यूड था, टाइम पीरियड था और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है फिनिश हुआ। यदि इसमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का फिनिश हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।